अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की इस सनसनीखेज कोर्ट कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। वो केस मेरे पास 2 मरतबा आया था, एक बार बीवी की जानिब से और दूसरी दफ़ा शौहर की तरफ से। पहले मरहले को तो मैंने अदालत में कदम रखे बगैर ही निपटा दिया था, मगर दूसरा मरहला खासा कड़ा और सनसनीखेज था, लिहाजा इसकी मुनासबत से कोर्ट में बाकायदा केस चला था। इस मुकदमे के दोनों अदवार का मैं तरतीबवार बयान करता हूँ। वो माह दिसंबर का एक ठंडा ठार दिन था, तारीख तो मुझे याद नहीं। मैं अपने ऑफिस में बैठा क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि गुरूब आफताब से थोड़ी देर पहले पक्की उम्र का एक शख्स मुझसे मिलने आया। रस्मी अलग सलेक के बाद मैंने पेशा वराना अंदाज में खुश अखलाकी से इस्तफसार किया, जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम वहीदुद्दीन है और मुझे आपके एक दोस्त अरशद निज़ामी ने यहाँ भेजा है। उसने अपना तारुफ और आमद के मकसद को वाज़े करते हुए कहा। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। अरशद निज़ामी से मेरी देरी न दोस्ती थी, वो अक्सर व पेशतर मुझे केस वगैरह रेफर करते रहते थे। मैंने रफ पेट और कलम को संभालते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मुझे बताएं आपकी बेटी का नाम क्या है और इसका मसला किस नौइयत का है? फरहाना मेरी अकलौती औलाद है और शादीशुदा है। इसका एक 5 साला बेटा फहद भी है, उसने बताया। फरहाने की परेशानी का नाम है आदिल महमूद। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या आदिल नामी ये शख्स कोई औबाश टाइप का इंसान है और वो आपकी बेटी को तंग करता रहता है? आपका अंदाज़ा किसी हद तक दुरुस्त है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। किसी हद तक का क्या मतलब हुआ हो वही साहब? मैंने उलझन सदा नज़र से उसकी तरफ देखा। आदिल महमूद मेरा दामाद है, यानी फरहाना का शौहर, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। इसकी फितरत में बेवफाई और बेहयाई कूट कूट कर भरी हुई है। इसके किरदार के इन सुकम पर जब मेरी बेटी इससे बात करती है तो वो झगड़ा करने लगता है। अक्सर तो ये मामला गालम गलोच और चीखम धार तक महदूद रहता है और बसा औकात वो मरदूद 2 मरतबा मेरी बेटी पर हाथ भी उठा चुका है। वो तेज के आलम में फरहाना से मारपीट करता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। फरहाना मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसकी विपदा मेरे दिल को चीर कर रख देती है। आप एक बाप के जज्बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं वकील साहब। वहीदुद्दीन के खामोश होने पर मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जेल में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे तो ये सीधा सीधा पुलिस केस लगता है। पुलिस केस? उसने बिदकी हुई निगाह से मुझे देखा और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आपका मतलब क्या है वकील साहब? दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, मैंने वजाहत करते हुए बताया, अगर वाक़ियतन आपके पास आदिल की ज़्यादतियों को रोकने का कोई रास्ता नहीं है तो आपको मुतालिका थाने में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। पुलिस वाले इसे थाने बुलाकर ऐसी खबरगिरी करेंगे कि इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर वो कभी आपकी बेटी को तंग नहीं करेगा। निज़ामी साहब ने कुछ इसी किस्म की बातें की थीं। वो मोतदिल अंदाज में बोला, लेकिन मैं अपनी बेटी के मामले को थाने तक लेकर नहीं जाना चाहता, इसीलिए निज़ामी साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। वो कह रहे थे कि आप किसी न किसी तरह मेरी परेशानी को दूर कर देंगे। कहीं आप ये तो नहीं चाह रहे कि, मैंने वहीदुद्दीन के चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, मैं आदिल को अपने पास बुलाकर समझाऊं कि वो अपनी बीवी और आपकी बेटी को परेशान ना करे। अगर आपके समझाने बुझाने से वो राह रास्त पर आ सकता है तो ट्राई करके देख लें, वो आम से लहजे में बोला। वैसे मैं तो आखिरी हद तक सोचे बैठा हूँ और फरहाना इस सोच में मेरे साथ है। आखिरी हद से आपकी क्या मुराद है? मैंने पूछा। वो सपाट आवाज़ में बोला, छुटकारा। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा, तो आप फरहाना को आदिल से निजात दिलाने के लिए अदालत से रिजू करने का इरादा रखते हैं, मतलब मेरी वकालत में खुला का केस दायर करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है वकील साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए बोला। मैं समझता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं और फरहाना तो उसे सुधारने की हर कोशिश करके हार चुके। आप भी चाहें तो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। मैं आदिल के तमाम क्वाइफ और राब्ता नंबर आपको मुहैया कर देता हूँ। मैं और फरहाना तो इस मसले का पायदार हल चाहते हैं। आपको जो मुनासिब लगे वो करें। मैंने आपको हकीकत हाल से आगाह कर दिया है।
आइंदा 10 मिनट में वहीदुद्दीन ने मुझे अपने दामाद आदिल महमूद के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया और वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे हसास, नाजुक और अजीबोगरीब नाता है। किसी तीसरे को इस रिश्ते में छलांग लगाने से पहले अच्छी तरह गौर व होश कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इस जोन में कदम रख दिया तो फिर सोचने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है और न ही वापसी का रास्ता दिखाई देता है। आदिल महमूद की उम्र 35 साल थी। फरहाना से उसकी शादी को कमोबेश 7 साल का अरसा गुजर चुका था। वो दरमियाने कद का मालिक, गंदुमी रंगत वाला एक मुतनासिबुल बदन शख्स था। वो मार्केटिंग एंड सेल्स के शोबे से ताल्लुक रखता था। इन दिनों वो रजा फूड्स नामी एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। रजा फूड्स दरअसल एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्म थी। वो लोग खाने पीने से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ अजनास की दरामद व बरामद का कारोबार करते थे। रजा फूड्स का ऑफिस न्यू चाली के इलाके में था और उसके मालिक का नाम था अली रजा। आदिल का ताल्लुक चूंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से था, इसलिए दिन का ज़्यादातर हिस्सा वो आउटडोर में गुजारता था। अलबत्ता हर रोज़ सुबह में वो ऑफिस में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद मार्केट का रुख किया करता था। इसी तरह दिन भर अपना काम निपटाने के बाद वो पहले ऑफिस आता था और क्लोजिंग प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद घर चला जाता था। इसकी रिहाइश गुलशन इकबाल के इलाके 13D में थी। आम दो रफ्त के लिए वो बाइक का इस्तेमाल करता था, जो कि ऑफिस की दी हुई थी, और इसके फ्यूल का खर्चा भी ऑफिस ही उठाता था। इसकी आमदनी हैंडसम थी, गुजारा ठीक ठाक हो जाता था। अगले रोज़ शाम में मैंने आदिल के ऑफिस फ़ोन किया। वहीदुद्दीन की फराहम करदा मालूमात और मेरे अंदाजे के मुताबिक आदिल को इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद होना चाहिए था। मेरा यह अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। राब्ता होने पर मैंने कहा, आदिल साहब, मैं अमजद बेग बात कर रहा हूँ। एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग। जी वकील साहब, वो जल्दी से बोला। कहिए, कैसे याद फरमाया? आदिल के इस्तफसार में गहरी तशवीश पाई जाती थी। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, आज या कल इसी वक्त आप मेरे ऑफिस का चक्कर लगा लें, आपसे चंद ज़रूरी बातें करना है। बेग साहब, मैं आपको नहीं जानता, उसने मोहतात अंदाज में कहा। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि इस मुलाकात का सबब क्या है? परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है ना? वो बड़े माकूल और नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। मैंने कहा, अभी तक तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपने मिलने में ताख़ीर या कोताही से काम लिया तो आप किसी बड़ी मुसीबत में घिर सकते हैं। ओह, तो ऐसा है? वो फिक्रमंदी से बोला। मैं 1 घंटे में आपके ऑफिस पहुंच रहा हूं। वकीलों और पुलिस वालों के सामने अकड़ दिखाना हमेशा महंगा ही पड़ता है। मैं भला ऐसी गलती कैसे कर सकता हूं? आपने बर वक्त दुरुस्त फैसला किया है, मैंने शाबाशी देने वाले अंदाज में कहा। आप अगर पुलिस से बचना चाहते हैं तो वकील से मिलना ज़रूरी है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है। हस्बे वादा वो ठीक 1 घंटे के बाद मेरे सामने बैठा हुआ था। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने इसके लिए चाय मंगवा ली। कबल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता, उसने फिक्रमंदी से पूछा, वकील साहब, आपकी फ़ोन कॉल ने मुझे उलझा कर रख दिया है। बताएं, आखिर मसला क्या है? फ़िलहाल तो ये मसला बहुत सादा सा है। अगर मेरी बात आपकी समझ में आ गई तो मामला यहीं पर रफ़े दफ़े हो जाएगा। बसूरत दीगर आपको अदालत का सामना करना पड़ेगा और भारी नुकसान को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर मोतदिल अंदाज में कहा, आपकी एक संगीन नोयत की शिकायत मौसूल हुई है। कैसी शिकायत? वो परेशानी भरे लहजे में बोला। ये कि, मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, आप अपनी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, यहाँ तक कि आप इस पर हाथ उठाने में भी किसी तरद्दुद से काम नहीं लेते। अलावा इसी, आप अपने आवारा मिजाज होने के सबब अपनी बीवी से बेवफाई का इर्तिकाब भी करते हैं। उसने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आपको ये सब कुछ फरहाना ने बताया है? नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया। फरहाना के बाप और आपके ससुर वहीदुद्दीन ने। ओह, वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। मैंने इसे अपनी वहीदुद्दीन से होने वाली मीटिंग की तफसीलात से आगाह करने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, वहीदुद्दीन तो मेरे पास इसलिए आए थे कि मैं अपनी वकालत में फरहाना की जानिब से खुला का केस दायर करूं, लेकिन मैंने इन्हें ये हमदर्दाना मशवरा दिया कि मुझे आपसे बात करने दें। हो सकता है कि ये मसला कोर्ट कचहरी के बाहर ही हल हो जाए।
इसी मकसद के लिए मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। आपने इस इशू को बुर्दबारी के साथ बड़ी संजीदगी से लिया है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वो तशक्कुराना अंदाज में बोला। लेकिन आपने अभी इस तस्वीर का एक ही रुख देखा है। आप मुकम्मल हकाइक से वाकिफ नहीं हैं वकील साहब। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ क्योंकि इस बात में वज़न और माकूलियत पाई जाती है। मैंने ठोस अंदाज में कहा, आपको यहाँ बुलाने का मेरा मकसद भी यही है कि आप मुझे इस तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे और फरहाना के बीच तनाज़े की असल वजूह क्या है। वो रसान भरे लहजे में बोला। आप एक वकील हैं, अदालत और इंसाफ से आपका रोज़ाना का वास्ता है। कौन गलत है और कौन सही, इस बात का फैसला भी आप खुद ही कर लीजिएगा। मैंने इसकी विपता के अहम पॉइंट्स नोट करने के लिए कागज़ कलम संभाल लिया। आइंदा 15 मिनट में आदिल महमूद ने मुझे अपनी ज़िंदगी के जिन हक़ाइक़ से रूशनास कराया, उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आदिल को फरहाना से सिर्फ 2 शिकायत थीं। नंबर 1, फरहाना एक शक्की मिजाज औरत थी। नंबर 2, वो गुस्से की तेज़ और ज़बान दराज थी। इन्हीं 2 पॉइंट्स की वजह से अक्सर और बेशतर इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आदिल का कहना था कि फरहाना चूँकि वहीदुद्दीन की अकलौती औलाद है और काफ़ी अरसा पहले इसकी माँ का इंतकाल हो गया था, लिहाजा वहीदुद्दीन फरहाना की ज़रा सी बात को भी बिग इशू बना लेता है। ये सच है कि हर बाप को अपनी बेटी बहुत लाडली और प्यारी होती है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि बेटी की गलत बात को सराह कर उसे शह दी जाए। मैं समझता हूँ कि अगर वहीदुद्दीन फरहाना की पीठ ठोकने की बजाय उसको ज़माने की ऊंच नीच समझाने की कोशिश करते तो मामला यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था। बेटियों और बहनों के घर बसाने के लिए बाप और भाई हजरात को बड़ी समझदारी और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। फरहाना की तरबियत करने के बजाय वहीदुद्दीन उसकी नाजायज़ हिमायत करके मामलात को पेचीदा से पेचीदा तरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अपने बयान के आखिर में उसने कहा, मेरे ख्याल में अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर फरहाना और वहीदुद्दीन दानिशमंदी से काम लें तो नौबत अलहदगी तक जा ही नहीं सकती। ये सच है कि फरहाना से शादी मैंने अपने वालिद मरहूम ज़मीर हुसैन साहब के कहने पर की थी। मेरे वालिद साहब और वहीदुद्दीन की पुरानी दोस्ती थी और इसी से ये रिश्ता हो गया था। मैंने अपने वालिद साहब की न सिर्फ बात मानी, बल्कि पिछले 7 साल से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, वकील साहब, मेरा एक 5 साल का बेटा है, मेरी अच्छी तनख्वाह है, मैं एक साफ सुथरे इलाके के फ्लैट में रहता हूँ। आप ही बताएं, मैं बेवफाई जैसी ओछी हरकतें करके अपनी एकदम सेट लाइफ को तबाह बर्बाद करना क्यों चाहूँगा। मैंने सुना है कि वहम और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैं तो सफाइयाँ पेश कर के थक चुका हूँ, बल्कि हार बैठा हूँ। आप ट्राई करके देख लें। आदिल महमूद ने आखिरी जुमला चैलेंज करने वाले अंदाज में अदा किया था। बेसाख्ता मेरे होंठों पर मायनाखेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको यहाँ बुलाकर इस इशू पर बात करना मेरे ट्राई करने का पहला मरहला था। दूसरे मरहले पर मैं फरहाना से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि हमें किसी तीसरे मरहले में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये इशू कोर्ट के बाहर ही हल हो जाएगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो यह आपका मुझ पर एहसान होगा। ममनूनियत भरे लहजे में बोला, मैं अपनी जमी जमाई ज़िंदगी में कोई इंतशार, कोई बदमज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस नेक काम की अंजाम दही के लिए मैं आपकी फ़ीस भी अदा कर दूंगा वकील साहब। फरहाना किस मिजाज और किस फितरत की मालिक थी, इस बात का 100% दुरुस्त अंदाज़ा तो इससे मुलाकात के बाद ही लगाया जा सकता था। फिलहाल वहीदुद्दीन की बनिस्बत आदिल मुझे ज़्यादा माकूल और मामला फहम लगा था। वहीदुद्दीन अपनी बेटी को खुला दिलवाने के मूड में नजर आता था और आदिल अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को टूटने से बचाने की फ़िक्र में मुब्तला दिखाई देता था। फीस तो मैं वसूल करूंगा ही, और वो भी दोनों पार्टियों की तरफ से, मैंने आदिल की बात के जवाब में कहा, लेकिन पहले मैं आपकी बीवी से एक तफसीली मुलाकात कर लूं। जी ज़रूर, आप अपनी तसल्ली कर लें, उसने कहा। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। ताउन तो आपको करना ही पड़ेगा आदिल साहब, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, इसके बगैर ये मसला हल नहीं होगा। आप हुक्म करें, उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मुझे क्या करना है? फिलहाल आपने 2 अहम बातों को अपने जहन में बिठा कर रखना है।
मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अव्वल, आपने फरहाना को इस बात का एहसास नहीं होने देना कि आपने वहीदुद्दीन की मुझसे होने वाली मुलाकात का बुरा मनाया है या खुला वाले मुतालबे पर आपको किसी नौयत का कोई एतराज़ है। दोयम, आइंदा 3 माह तक आपने अपने कानों में एक एक्स्ट्रा डाल लेना है। यह आपकी दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आई वकील साहब, उसने बेहद उलझे हुए अंदाज में कहा। मतलब ये कि आपने इस दौरान में फरहाना की किसी भी तेज और तुर्श और आड़ी तिरछी बात को अपने जहन में जगह नहीं बनाने देना, मैंने वजाहत करते हुए कहा। उसकी हर बकवास को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है, इस फर्जी और नादीदा इस्ट्रा के तवस्सुत से। अब मैं समझ गया, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए कहा। एक बात और, अगर अपने अज़दवाजी घर को सही सलामत देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। पिछले 7 साल से यही काम कर रहा हूँ वकील साहब, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने इस शोबे में समझ लें PhD कर रखा है। मेरा इशारा फरहाना से मारपीट करने की जानिब है, मैंने उस पर बाज़े करते हुए कहा। इस सिलसिले में तुम्हारा ये PhD खाक भी काम नहीं आएगा जनाब। अगर बीवी की ज़बान कैंची से भी ज़्यादा तेज़ चलती हो और वो बहस करते हुए बेहूदगी और बदतमीजी की तमाम हुदूद को फलांग जाए तो मर्द को गुस्सा आ जाना एक लाजमी सी बात है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। ऐसी सूरत में मर्द का हाथ उठ ही जाता है वकील साहब। किसी भी नाजायज़ और बेउसूली बात पर गुस्सा आ जाना एक नॉर्मल सी बात है आदिल साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। असल मसला गुस्से को कंट्रोल करने का है, अपने मुश्तइल जज्बात को काबू में रखना और किसी जारहाना रद्द अमल का इजहार न करना ही असल मर्दानगी है। वो चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे तकता रहा, उसके चेहरे के तासुरात बताते थे कि मेरी बात उसके दिल को लगी है। एक बोझल सांस खारिज करने के बाद उसने ताउन आमेज लहजे में कहा। ठीक है वकील साहब, मैं कोई वजीफ़ा या हीला समझकर आपकी हिदायत पर पूरे 3 माह तक अमल करने के लिए तैयार हूँ। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड, मैंने सताइशी नज़र से उसे देखते हुए कहा और नेक ख्वाहिशात के साथ अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। 2 रोज़ बाद वहीदुद्दीन ने मुझे फ़ोन किया। उस वक्त मैं अपने ऑफिस ही में बैठा हुआ था। इब्तिदाई अलेक सलेक के बाद उसने मुझसे पूछा, वकील साहब आपकी कोशिश कहाँ तक पहुँची? मैंने इसे रवाना तो कर दिया है, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। वो बीच रास्ते में कहीं होगी, इसे इसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। आपकी बात पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आई वकील साहब, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। ज़रा सादा अल्फाज में बताएं। मैंने आपके दामाद से मुलाकात कर ली है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। अब एक मुलाकात आपकी बेटी से होना भी ज़रूरी है। दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ जाए तो मैं फैसला करने की पोजीशन में आ जाऊंगा कि आया वो मुस्तक़बिल में हंसी खुशी एक साथ चल सकते हैं या खुला ही इस मसले का वाहिद हल है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर गंभीर अंदाज में इजाफा करते हुए कहा। वही साहब, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बीमारी दवा खाने से ठीक हो सकती है तो सर्जरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप क्या कहते हैं बीच इस मामले के? बात तो आपकी दुरुस्ती नज़र आती है वकील साहब, उसने ताइदी अंदाज में कहा। मैं फरहाना से आपकी मुलाकात का बंदोबस्त करा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा। मैं सुबह तो अमूमन कोर्ट में मसरूफ़ होता हूँ, आप इस मुलाकात के लिए शाम का टाइम रखें तो मुनासिब होगा। बस इस अमर का ख्याल रहे कि मैं आपकी बेटी से तन्हाई में बात करूँगा। समझ गया जनाब, वो जल्दी से बोला। मैं कल से पहर 4 बजे तक फरहाना को लेकर आपके ऑफिस आ जाता हूँ। मैं बाहर विजिटिंग लॉबी में बैठ जाऊँगा, आप फरहाना से बात कर लीजिएगा। डन, मैंने टेलीफोनिक सिलसिला मौकूफ़ करते हुए कहा। आइंदा रोज़ लगभग 4:15 बजे फरहाना मेरे चैम्बर में मेरे रूबरू बैठी हुई थी। फरहाना के 5 साला बेटे फहद को उसके नाना जान वहीदुद्दीन ने इंतज़ार गाह में संभाल रखा था। फरहाना एक दराज कामत और खूबसूरत औरत थी। अगर वो कद में आदिल से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं थी। उसकी उम्र 32 साल के करीब करीब थी। इब्तिदाई तारुफी कलामात के बाद मैंने उससे कहा, फरहाना जी, आपके वालिद साहब ने मुझे इस कज़िये के बारे में बता तो दिया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर आपसे चंद अहम सवालात करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया वकील साहब, वो करारी आवाज़ में बोली। मैं तो खुद आपसे मिलने के लिए परतोल रही थी। आमने सामने बात हो जाएगी तो आप मेरे मसले को आसानी से समझ सकेंगे। खैर तो पूछें, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं?
वो एक ही सांस में दर्जन भर बातें कर चुकी तो मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, फरहाना जी, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आपको मेरे हर सवाल का सीधा और सच्चा जवाब देना होगा। आप फिक्र न करें वकील साहब, वो बड़े जोश से बोली, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए आप ये तो तसल्ली रखें कि मैं आपके साथ किसी किस्म की गलत बयानी नहीं करूंगी। अगर मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी तो जाहिर है इसमें मेरा ही नुकसान है। आप ही बताइए ना कि मैं भला अपना नुकसान क्यों करूंगी? क्या मैं शक्ल से आपको इतनी ही बेवकूफ़ नजर आती हूँ? हरगिज नहीं, मैंने कतई अंदाज में कहा और फिर ज़बान खामोशी खुद से सरगोशी की। आप बहरहाल ज़बान दराज तो हैं ही। फिर फरहाना के सवाल का जवाब मुकम्मल करते हुए कहा, आप मेरी नज़र में एक अक्लमंद और मामला फहम औरत हैं और काफ़ी हसीन और जमील भी। मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो खिल उठी, जोश भरे अंदाज में बोली, वकील साहब, आपका मुशाहिदा बड़ा गहरा और तजिया एकदम परफेक्ट है। आप मुझसे सवाल करें, मैं बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगी। क्या आदिल ने पिछले 7 साल में अपने घर में किसी किस्म की तंगी रिज्क होने दी है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर सवाल किया। मेरा इशारा खाने पीने और पहनने ओढ़ने के मामलात की तरफ है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। महीने के आखिर में भी हमारे किचन में इतना राशन मौजूद होता है जिससे कमोबेश 1 माह तक बआसानी गुजर बसर की जा सकती है। जब आपका बेटा फहद पैदा हुआ तो आदिल ने अपनी बालहाना खुशी का इजहार किया था। जी बिल्कुल, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। आदिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं चिल्ला नहाकर फारिग हुई तो आदिल ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराई थी और गोल्ड की 2 चीज़ें भी बनवा कर दी थी। फहद के लिए तो वो इसकी पैदाइश से पहले ही बहुत सारे खिलौने और कपड़े ले आया था और पिछले 5 साल से भी वो फहद के लिए कुछ न कुछ लाता ही रहता है। फहद ने अपनी मॉन्टेसरी बहुत अच्छी नर्सरी से की है और अब वो क्लास 1 में गया है। इसका स्कूल कराची के सफ़े अव्वल के स्कूल्स में शुमार होता है। आदिल ने कहा है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। तूफान मेल ने एक स्टेशन पर लम्हाती स्टॉप किया तो मैं गुफ्तगू का बाकी सफ़र के लिए फौरन उस पर सवार हो गया और ठहरे हुए लहजे में कहा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आदिल दिल का सखी है, इसका हाथ तंग नहीं है और वो खर्च करते हुए किसी किस्म की कंजूसी से काम नहीं लेता। जी जी, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोली, ये बात तो सच है वकील साहब। वो अपने बेटे के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए भी अभी से कोशा हैं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है ना? मैंने मायना खेज इस्तफसार पर अपनी बात को मुकम्मल किया तो उसने बेसाख्ता कहा, जी वकील साहब, ऐसा ही है। इससे तो ये साबित होता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा, इसकी फैमिली सिर्फ आप दोनों माँ बेटा ही तो हैं। इसे आप दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना फरहाना जी? कह तो आप ठीक ही रहे हैं, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। लेकिन सब ठीक के बाद लेकिन क्या मायने रखता है फरहाना साहिबा? मैं इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। वो जी, मैं दरअसल ये कहना चाह रही थी कि, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली, आदिल को अपने बेटे की तो बड़ी फिक्र है लेकिन उसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है कि हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फरहाना साहिबा, अभी तक हमने आदिल की ज़ात के हवाले से जो गुफ्तगू की है इससे तो यही नतीजा बरामद होता है कि वो बंदा गलत नहीं है। हर जाविये से उसका जिम्मेदार होना साबित होता है। मैंने इसे कॉर्नर करते हुए कहा, फिर आप इसे एक अच्छा इंसान तस्लीम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों कर रही हैं? आप तो आदिल की वकालत कर रहे हैं वकील साहब, वो शाकी नज़र से मुझे घूरते हुए बोली। हालांकि मेरे अब्बू ने आपको अपने केस के लिए मुंतखब किया था, आपको तो हमारी हिमायत करना चाहिए। यूं समझ लें कि इस वक्त मैं दोनों पार्टियों का वकील हूँ, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, और मैं दोनों का भला चाहता हूँ। मेरी यही कोशिश है कि नन्हे फहद पर उसके वालिदैन का साया हमेशा कायम रहे और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आप दोनों अच्छे मियाँ बीवी की हैसियत से एक छत के नीचे अमन व सुकून से रहो। मेरी बात समझ में आ रही है ना फरहाना साहिबा? जी जी, मैं कोई कूड़ मगज नहीं हूँ जो सामने की बात भी मेरी अकल में ना आए, वो मोतदिल अंदाज में बोली। लेकिन असल मसला तो आदिल का है ना। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, कौन सी हरकतें?
मेरे इस्तफसार के जवाब में फरहाना ने मुझे आदिल की आवारगी और बेवफाई की एक तवील दास्तान सुनाई, जिसमें दीगर कई एक किरदारों के अलावा सफीना और निताशा का नाम खास तौर पर आया। निताशा सफीना की बेटी थी, जिसकी उम्र 15 साल थी। उसने चंद माह के बाद मैट्रिक का इम्तहान देना था। निताशा की वालदा सफीना रिश्ते में आदिल की चच्ची लगती थी। फरहाना ने अपने शक बल्कि यकीन का इजहार करते हुए मुझे बताया था कि आदिल का इन माँ बेटी के साथ कोई चक्कर था। लफ्ज चक्कर को अपनी जबान से अदा करते हुए उसने अच्छा खासा दबाव डाला था और मायना खाइज अंदाज में मुझे देखा भी था। मैंने फरहाना की विपता ऐसी तवज्जो से जमकर सुनी कि उसे मेरे चेहरे के तासुरात से ये यकीन हो गया कि मैंने इसकी बातों को हकीकत मान लिया है। ऐसा तासुर मैंने जानबूझकर दिया था। इसकी कैंची के मानी चलती हुई जबान और दीगर फुर्तियों को महदूद अरसे तक लगाम देकर रखने का वाहिद रास्ता यही था कि मैं इसका एतमाद हासिल कर लूं। वो मुझ पर अंधा भरोसा करने लगे। जिस तरह मैंने आदिल को 100 दिन तक सब्र बर्दाश्त से काम जिंदगी गुजारने की तलकीन की थी, वैसा ही कुछ मैं फरहाना के साथ करने का इरादा भी रखता था। आपकी बातों ने मुझे मुतासिर किया है और मैं तहे दिल से आपकी मदद करने का ख्वाहां भी हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन मैंने पुरस्कार अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो वो सरसराती हुई आवाज में बोली, लेकिन क्या वकील साहब, आप अचानक खामोश क्यों हो गए? लेकिन ये कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो इसके लिए कुछ अरसे तक आपको मुझसे गैर मशरूत ताउन करना पड़ेगा, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं समझी नहीं वकील साहब, इसने इस्तेजाबिया नजरों से मुझे देखा। गैर मशरूत ताउन से आपकी क्या मुराद है? सिर्फ 3 माह तक आपने मेरी हिदायत पर अमल करना है, मैंने ठोस अंदाज में कहा। बाकी मामलात मैं खुद देख लूंगा। मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आया। उसकी हैरत उलझन में ढल गई। आपकी हिदायत की तफसील क्या है? आपने 3 माह के लिए अपनी जबान पर एक खास हवाले से ताला डाल देना है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और खास हवाले से आदिल महमूद की गैर नसाबी हरकत और सकनात, यानी अगर इन 100 दिन में आपको पता चले कि आदिल कहीं कोई चक्कर चला रहा है तो इस मौजू पर आपने इससे कोई बात नहीं करना, ना कोई तंजिया जुमला, ना बास-पुस और ना ही लड़ाई झगड़ा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कता कलामी करते हुए खफकी आमेज लहजे में बोली, मैं 3 माह के लिए आदिल को खुली छुट्टी दे दूं कि वो अपनी मनमानी करता रहे, जहां उसका दिल चाहे अपना मुंह काला करता फिरे। मुझे फरहाना की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने अपनी खफगी को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और मुतहम्मिल लहजे में पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, है ना? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा, आपको इस बात का एहसास कब हुआ कि आदिल की फितरत में हरजाईपन और मिजाज में बेवफाई पाई जाती है? शादी के चंद माह बाद ही उसके गुण मुझ पर खुलना शुरू हो गए थे, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। मतलब ये कि आप लगभग 6.5 साल से ये बात जानती हैं कि आदिल के अंदर बेवफाई और बेराह रवी के जरासीम बदरजा आतम पाए जाते हैं, मैंने तेज आवाज में इस्तफसार किया। जी, ऐसा ही है, उसने उस बात में जवाब दिया। इन 6.5 सालों में आपने आदिल को सुधारने और राह रास्त पर लाने के लिए इससे महज लड़ाई झगड़ा ही किया है, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए कहा, और इस दौरान में आप उसके एक बच्चे की माँ भी बन गईं। आपकी झगड़ालू कोशिशें जारी रहीं और एक तवील अरसा गुजर गया। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है फरहाना जी, ये अपनी मखसूस रफ्तार से आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। अगर आप अपनी अब तक की स्ट्रगल पर गैर जानिबदारी और संजीदगी से नज़र डालें तो आपको क्लियर कट नज़र आ जाएगा कि आपकी तमाम कोशिशें पानी हो गई हैं। आदिल की आवारगी और हरजाईपन में सरे मुंह फर्क नहीं आया, वो जैसे 4.5 साल पहले था अब भी वैसा ही है। तो फिर क्यों ना आप, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया और फिर सरसराती हुई आवाज में इजाफा किया, क्यों ना आप सिर्फ 3 माह के लिए मैदान जंग से पसपाई इख्तियार करके अपने खेमे में थोड़ा सस्ता लें, इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि, वो मुतात नज़र से मुझे तकते हुए बोली, अगर मैं 3 माह के लिए आदिल की हरकतों की तरफ से आंख बंद कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा? आंख नहीं, आंखें, मैंने जोर देकर कहा। जी, मैं वही कहना चाह रही थी, वो जल्दी से बोली। तब तो ठीक है,
मैंने अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, अगर आपने वाक़ईतन मेरी नसीहत पर मिनोअन अमल किया तो आपसे मेरा ये वादा है कि मैं 3 माह पूरे होने से पहले आदिल को बंदेदा पुत्र बनाकर दिखा दूंगा, और अगर बफर्ज मुहाल मैं ऐसा ना कर सका तो फिर बगैर फीस वसूल किए आपको खुला दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। खुला और तलाक आपस में फर्स्ट कज़न हैं और इनमें से कोई भी काबिल सताइश या लायक तहसीन नहीं है। इनका हुसूल इंसान इंतहाई बेहुदा और नामसाइद हालात ही में करता है। फरहाना की ज़िंदगी में मुझे ऐसी कोई मजबूरी या लाचारी नज़र नहीं आती थी। इसका एक ही मतलब था कि या तो इसके दिमाग में कोई और मंसूबा पल रहा था और या फिर वो अव्वल दर्जे की अहमक और नाआकिबत अंदेश थी। इसने मेरे अहद के जवाब में खासे तवाना लहजे में कहा, मुझे मंजूर है वकील साहब, आप अब बाहर जाकर फहद को संभालें और वहीदुद्दीन साहब को अंदर भेज दें। मैंने रसानियत भरे लहजे में कहा, ताकि मैं इनको भी बता दूं कि हमारे दरमियान क्या तय पाया है। उसने इस बात में गर्दन हिलाते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे चैम्बर से निकल गई। फरहाना का बाप वहीदुद्दीन मेरे सामने आकर बैठ गया और उम्मीद भरी सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने उसके खामोश इस्तफसार के जवाब में कहा, वही साहब, मैंने अपने तरीके से दोनों पार्टियों को अच्छी तरह समझा दिया है। आज क्या तारीख है? मेरे सवाल पर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा और फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, 19 दिसंबर वकील साहब। 19 दिसंबर से 18 मार्च तक 3 माह का अरसा बनता है। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वो दोनों इस अरसे में मेरी हिदायत पर अमल करते हुए हंसी खुशी एक साथ जिंदगी गुजारने के लिए दिलो जान से आमादा हो जाएंगे। आप ठीक 3 माह के बाद यानी कि 19 मार्च को मुझे रिपोर्ट देंगे। मैं अपनी पेशेवराना तजुर्बे और ज़मानत शनासी की बिना पर पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे वकील साहब, वो ममनूनियत से लबरेज लहजे में बोला। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर उजड़े, लेकिन जब बेटियां बाप के सामने अपना दुखड़ा रोती हैं तो बाप का जिगर पाश पाश हो जाता है। मुझसे फरहाना की परेशानी नहीं देखी जाती, इसीलिए मजबूर होकर मैं आपके पास आ गया था कि घुट घुट कर जीने से तो बेहतर है कि एक ही बार मौत आ जाए। आप मेरे दर्द को समझ सकते हैं। समझ रहा हूँ, इसीलिए तो फिलफौर मैंने खुला का केस दायर नहीं किया। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, मैं आपका और आपकी बेटी का खैर खा हूँ और चाहता हूँ कि फरहाना का घर बसा रहे। क्या आपने कभी अपने तौर पर आदिल को समझाने की कोशिश नहीं की? मेरे आखिरी सवालिया जुमले पर उसने बुरा सा मुंह बनाया और बेजारकुन लहजे में बोला, जहाँ तक भी मुमकिन था मैं कोशिश कर चुका हूँ, मगर इस ढीठ मड्डी में कोई बदलाव नहीं आया। वो तो अपनी गलती तस्लीम करने को ही तैयार नहीं। सुधरेगा कैसे? वो सुधरेगा और एकदम अलिफ की मानिंद सीधा हो जाएगा। मैंने पूरे एतमाद अंदाज में कहा, आप सिर्फ 3 माह तक इंतज़ार करें, मुस्बित नताइज आपके सामने आ जाएंगे। और अगर उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा, आपके हस्बे तवक्को रिजल्ट ना आया तो फिर मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। मैंने वाशिगाफ अल्फाज में कहा, अगर मेरी ये कोशिश बारावर ना हो सकी तो मैं फरहाना की मुद्दइयत में खुला का केस दायर करने के लिए तैयार हूँ। वहीदुद्दीन मेरी पेश करदा प्रोग्राम से मुतमईन हो गया और मेरी फ़ीस के बारे में सवाल किया। मैंने अपनी फ़ीस का अमाउंट बताने के बाद कहा, यह रकम 2 पार्टियों पर बराबर तकसीम होगी और आधी आप मुझे देंगे और बाकी की आधी फीस मैं आपके दामाद आदिल महमूद से वसूल करूंगा। उसने मुझसे इत्तेफाक करते हुए फीस की निस्फ रकम मुझे दे दी और मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। ये था इस केस का पहला मरहला, जब मैंने अदालत का रुख किए बगैर ये मामला निपटा दिया था। मेरे ऐसा करने के पीछे एक हिकमत पोशीदा थी, और वो ये कि मियाँ बीवी का रिश्ता बाल से ज़्यादा बारीक और रेशम से ज़्यादा नाजुक होता है। इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े जगादरियों का इल्म और तजुर्बा अज़दवाजी मामलात में सिफर होकर रह जाता है। मैंने ऐसे जोड़े भी देखे हैं जो सारी ज़िंदगी एक दूसरे से झगड़ते रहे, लेकिन इन्हें एक दूसरे की शक्ल से भी शदीद नफरत थी। लेकिन इस मुखालफत और नापसंदीदगी और अज़ली अबदी फड्डेबाजी के बावजूद भी उन्होंने 8-8, 10-10 बच्चे भी पैदा किए। वेडलॉक यानी कि शादी का बंधन एक ऐसा पुरस्कार और अजीब व गरीब ताला है कि जिसका बंद रहना ही मुनासिब है। इसे खोलने की कोशिश खानदानों बल्कि नस्लों को तबाह कर देती है।
इस लॉक का लगा रहना ही माकूलियत है। मियाँ बीवी के इख्तिलाफात धुएं और धुंध के मानिंद होते हैं। मैं इसी वेडलॉक के लगे रहने का हामी हूँ कि इससे रिश्ते, खानदान और नस्लें आपस में जुड़े रहते हैं। अगरचे मैंने आदिल और फरहाना के मामले को अफाम और तफहीम की पॉलिसी इख्तियार करते हुए अदालत के बाहर ही निपटा दिया था, लेकिन इन मियाँ बीवी से गुफ्तगू करते हुए महसूस यही हो रहा था कि वो मेरे ऑफिस में नहीं बल्कि कटहरे में खड़े हों और मैं इन पर कड़ी जिरा कर रहा हूँ। खैर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बज़ाहिर ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि फरहाना और आदिल ने माकूलियत और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम कर लिया होगा और हंसी खुशी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने इब्तिदा ही में आपको बता दिया था कि ये केस 2 मरतबा मेरे पास आया था। एक दफ़ा का अहवाल आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया। अब मैं आपकी खिदमत में दूसरी बार का किस्सा पेश करता हूँ। 16 फरवरी की सपहर मैं हस्ब मामूल अपने ऑफिस में मौजूद क्लाइंट्स को डील कर रहा था कि मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर मुझे बताया, सर, कोई सलमान जमील साहब आपसे मिलने आए हैं। कहते हैं कि एक इमरजेंसी है, चंद मिनट वकील साहब से बात करना है। इमरजेंसी का मतलब तो ये हुआ कि इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगा। मैंने मुतासिबाना अंदाज में कहा, ठीक है, आप इन्हें थोड़ा इंतज़ार करने को कहें। जो साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, इनको रुख्सत होने पर आप इन इमरजेंसी वाले साहब को अंदर भेज सकती हैं। ओके सर। ये कहते हुए सेक्रेटरी ने रिसीवर क्रेडिल कर दिया। 15-20 मिनट में मैंने मौजूदा क्लाइंट को फारिग कर दिया तो सलमान जमील मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ। वो गंदमी रंगत और माइल बफरबी बदन और मुतनासिबुल कामत शख्स था। उम्र 30 के आसपास रही होगी। वो इम्दा किस्म की पैंट, शर्ट और टाई में मलबूस था। उसके पाँव में आला क्वालिटी के शूज़ थे। मजमूई तौर पर उसकी शख्सियत को मुतासिरकुन कहना ऐन दुरुस्त था। मैंने पेशा वराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और रस्मी अलेक सलेक के बाद इस्तफसार किया, जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम सलमान जमील है। वो अपना विजिटिंग कार्ड मेरे सामने रखते हुए बोला, मैं एक बैंक के लिए काम करता हूँ। यूँ समझ लें कि मैं कंज्यूमर बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और मेरा ओहदा फील्ड ऑफिसर का है, लेकिन इस वक्त मैं अपने एक दोस्त के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो बैठे बिठाए एक मुसीबत में फंस गया है, इसी ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। आपके इस दोस्त का नाम क्या है? मैंने पूछा, और इसकी मुसीबत की नौयत भी बयान करें। अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसने बताया, और मेरे मुसीबत ज़दा दोस्त को आप अच्छी तरह जानते हैं। उसका नाम है आदिल महमूद। ओह, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। तो वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सका और उसने फरहाना का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है वकील साहब, सलमान जमील ने ठहरे हुए लहजे में कहा। आदिल बेगुनाह है, मैं इसे तवील अरसे से जानता हूँ। मैं समझता हूँ इसे किसी गहरी साजिश के तहत फरहाना भाभी के कत्ल के मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके पास आदिल के कहने पर आया हूँ। उसे यकीन है कि आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो इस झमेले से उसे निकाल सकते हैं। आपसे मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि एक बार इससे मिल लें। आदिल इस वक्त कहाँ है? मैंने पूछा, और उसकी गिरफ्तारी कब अमल में आई है? कल रात 8 बजे आदिल ने जैसे ही घर में कदम रखा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यानी पुलिस उसकी मौजूदगी के इंतजार में अपार्टमेंट बिल्डिंग के नज़दीक ही मौजूद थी, सलमान ने वजाहत करते हुए बताया। इस वक्त वो मुतालिका थाने की हवालात में है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इससे मिला हूँ। वो बेहद परेशान और बौखलाया हुआ है।